हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम डॉक्टर आनंद के शर्मा, आपका जाना पहचाना टीचर, और आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर आनंद के शर्मा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, मैं जो है अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 6, आज हम इस चैप्टर नंबर 1 को करेंगे खत्म और उसके बाद दिखाएंगे हाईलाइट। आज जो है क्रिकेट का मैच भी है, तो जो हाईलाइट भी आज होगी जो है इस पूरे चैप्टर की। और इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके जो है आंकिक प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, मैंने देखा है कि एनसीईआरटी बुक जो है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए बिल्कुल सेम है और दोनों का कोर्स भी लगभग सेम है। मतलब जो है 95% बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सारी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वालों, सबकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सेम है। और बोर्ड ने इस बार एडिशनल प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया है, तो उसे नहीं करना, वो बोर्ड के लिए नहीं आएंगी। तो आप जो है कहीं भी पढ़ रहे हो, आपका कोर्स तो पूरा हो ही चुका होगा। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। लेकिन एक बार बोर्ड का एग्जाम में एंटर होने से पहले हमारे इस जो है छोटे छोटे से 30-30, 35-35 मिनट के वीडियो हैं, आप देखिए, जिससे आपको ये एहसास होगा जब आप बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें जो है सर के द्वारा पढ़ाई हुई जो है बिल्कुल आई हैं। जो है देखिए, बोर्ड का एक जो है पैटर्न है, बोर्ड परीक्षा में पूरा कोर्स कभी नहीं पूछते, क्योंकि पूरा कोर्स जो है 3 घंटे में पूछा भी नहीं जा सकता। ये तो 5-6 महीने का कोर्स है। तो बोर्ड में सिर्फ बेटा वही चीजें पूछी जाती हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने लायक है। कहने का मीन्स ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जिससे सब बच्चे की फिजिक्स में क्या जो उसकी नॉलेज है, क्या उसके पास कंटेंट है, कितनी उसकी कंसेप्ट है क्लियर जो है, ये सारी चीजें मालूम हो सके। और जो ऑब्वियसली उन्हीं जो है पेपर में से हमें किसी टॉपर को भी छांटना होता है ना, जिसका 70 में से 70 मार्क्स आया, 69 मार्क्स आया। आते हैं लोगों के फिजिक्स में तो 70/70 लाना बहुत आसान काम है, क्योंकि ये तो पूरा मैथमेटिक्स है भाई। मैथमेटिकल फॉर्मूला आप रखो यार, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी क्लियर। तो बच्चों, मेन चीज ये है कि उसमें से हमें टॉपर को छांटना है, तो 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा मुश्किल रहेंगे। उन क्वेश्चन को जहां आपने जो है टैकल जिस्मत कर लिया और आपका कॉन्फिडेंस उनके ऊपर हाई हो गया, तो जो आपका भी 70 में से 70 आएगा। आ सकते हैं। इस बार देखिए जो है ना, हमारे कॉलेज से जो है बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों के आए जो है, तो आप सभी के आ सकते हैं। मेरा जो टारगेट यही है कि भौतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे जो है यूपी बोर्ड का हो, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए जो मेरे इस यूट्यूब चैनल से मतलब जुड़ा हुआ है। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। एक भी बच्चा छूटे ना, संकल्प हमारा टूटे ना। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग, जिसका हेडिंग है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, मेरा राइटिंग आपको पढ़ने में आ रहा है? देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा? ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical बॉडी। तो बेटा करते स्टार्ट, बिल्कुल सिंपल सा है। गॉस के नियम को अप्लाई करना है, जो आप पहले 2 एप्लीकेशन में किया आपने, बिल्कुल सेम टू सेम वही जिसमें करना है। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई जो है गोलीय खोल है, ऑब्वियसली इसका कुछ रेडियस होगा बेटा, इसकी त्रिज्या r है और इस पे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। ठीक है,
मुझे जो है इसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ऑब्वियसली किसी बिंदु पर करनी है, तो वो बिंदु कहाँ हो सकता है बेटा? इस गोले के बाहर हो सकता है, इस गोले में हो सकता है, गोले के अंदर हो सकता है। तो हम जो है एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए गोले के बाहर लिया, मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं बेटा, गोले के बाहर है, इसका यहाँ से दूरी जो है डिस्टेंस r है। एक पॉइंट में ले लेता हूँ यहीं कहीं, ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट ले लेता हूँ कहीं अंदर सी पॉइंट। तो पहले बात करते हैं पॉइंट ए की, जो है बाहर की ओर है, आउटसाइड द स्फीयर। केस फर्स्ट, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, बाहर के बिंदु पर। तो अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1, इस बिंदु ए से पास होते हुए एक जो है गॉसियन सरफेस का कंस्ट्रक्शन करना है, खींचना है। यहाँ कोई एक स्मॉल ds वेक्टर लेना है, डायरेक्शन ड्रॉ करनी है बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर बेटा, थीटा की वैल्यू 0। तो ये भी एक स्फीयर के लिए स्फेरिकल जैसा होगा, तभी तो ई का वैल्यू सेम होगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, उसके लिए एक कंडीशन है, तो उस पर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान समान है। तो ई का मान इक्वल रहेगा, क्योंकि इसकी रेडियस का मान सेम है। तो अब कैलकुलेट कीजिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds क्या होता है, ई ds cos थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा 0, ई कांस्टेंट बाहर आ गया, cos 0 आजकल 1 हो रहा है, ds का टोटल इंटीग्रेशन s, तो e इंटू s का वैल्यू बेटा कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर। बड़े वाले स्फीयर की एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये फाई e हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस का नियम अप्लाई कीजिए, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से क्या होगा बेटा, फाई e इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखो इसके अंदर आवेश Q है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जो है कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड सेकंड से, क्या हो जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बिल्कुल बच्चा क्लास वाला है, इसमें मैथमेटिक्स जो यूज हो रहा है वो 6-7 क्लास में आप लोग करते हैं इसे अलजेब्रा में, तो बेटा बहुत आसान सा है। तो E का वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, ये बेटा सूत्र आ गया। ओ आपको पहले कहीं पर देखा है ये? तो देखिए सूत्र बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसे हमने जो है पिछले लेक्चर में देखा। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि बेटा ये जो है किसका सूत्र था? ये जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो बेटा अगर इसका फोटो देखो, मैंने जो कहा था फोटो याद रखना, Q अगर यहाँ है, ऐसे डिस्टेंस r है, उस पे पॉइंट P पे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ये एक पॉइंट A है, लेकिन आप तो देख रहे हैं यहाँ जो है आवेश यहाँ है और दूरी हम यहाँ से ले रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके भले ही जो है पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर ये जो है चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो हमें कंसंट्रेटेड केंद्रित हुआ मालूम होता है उसके केंद्र पर। केंद्र मान लीजिए इसका O है, तो जो हमारी कैलकुलेशन इसे केंद्र पे मान के होगी जो है, ठीक है, यही इससे मालूम होता है कि स्फेरिकल बॉडी के लिए संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित हुआ माना जाता है। तो ये आ गया, यहां से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी हो रही है। अब बेटा ले लेते हैं कहीं पे भी पॉइंट जो है, केस नंबर 2, at a point on the surface, ओके, पृष्ठ के ऊपर किसी बिंदु पर
पृष्ठ के ऊपर किसी बिंदु पर क्या रहेगा बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। तो रख दीजिए इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, तो E का वैल्यू 1/4 पाई Q ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। देखो बेटा इसमें राइट हैंड साइड में जो टर्म आ रहे हैं Q और R दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट बोले तो बेटा नियत वैल्यू होगी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब पॉइंट नंबर, अब कर लेते हैं 3 के लिए मैं इसे बेटा कर देता हूं रफ में। देखो अब कर लेते हैं केस नंबर 3, एट अ पॉइंट इनसाइड दी स्फीयर के अंदर, जैसे पॉइंट सी देखा आपने बेटा, अंदर के बिंदु पर, अंदर के किसी बिंदु पर, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट सी से आप जो है एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे, देखेंगे यहां से फाई की वैल्यू E डॉट ds, फिर से एंगल रहेगा 0 रहेगा, तो E इंटू एस, फाई की वैल्यू क्या होती है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट E इंटू एस, तो E का वैल्यू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, लेकिन Q का वैल्यू क्या है 0। इसके देखिए अंदर कोई भी चार्ज नहीं, हमने कहा कि सिर्फ जो है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो लेते हैं यहाँ, सिर्फ चार्ज की वैल्यू 0, तो E का भी वैल्यू 0, मतलब इसके अंदर जो है कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर है बेटा जो है, आवेश जो है आपका 0 है। तो आपने देखा कि पृष्ठ पे जो है हर एक बिंदु पर कांस्टेंट विद्युत क्षेत्र है, जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र आर स्क्वायर के साथ जो है घटता जाएगा, और जो अंदर जो है विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो बेटा एग्जाम में पूछते हैं कि इसका ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ जो है E और R का ग्राफ खींचो इस पृष्ठ के लिए, तो बेटा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। देखो ये R इक्वल टू R पृष्ठ हो गया, यहाँ R की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा बाहर की ओर हो गया, R की वैल्यू R से कम है अंदर की ओर हो गया। R इक्वल टू R पृष्ठ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आ गया इतना मान लीजिए वैल्यू, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं आप Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर। इसके बाद ये घटता हुआ जा रहा है, और बेटा देखो इसके अंदर ये वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब 0 है, 0 वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू 0 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सरफेस पे, उसके बाद ये घटती हुई जाएगी। सो थैंक्स गॉड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। इसके बाद में इसका इस चैप्टर का दिखाऊंगा आपको हाईलाइट सबसे मेन है, साथ साथ वो सब उसमें आएंगे सारे चैप्टर से हुए फॉर्मूले। तो फॉर्मूले अगर आप रखते हैं याद, तो पूरा चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपकी चीजें बहुत आसानी से बहुत अच्छी हो जाएंगी बेटा। अब क्या करना है, अब हाईलाइट देखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे इसके आंशिक प्रश्न। तो हम आपके लिए लेके आए हैं हाईलाइट ऑफ दी चैप्टर। आज तो क्रिकेट मैच भी है, तो हाईलाइट बहुत याद आ रहा है। ओके, तो हाईलाइट देखिए बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक चार्ज Q, और Q में बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी है, जहां जो है ये कूलम में रहेगा, Q का ऐसा मात्रक, N को बोलते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ट्रांसफर हुए हैं। ये +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह आवेश नेगेटिव रहता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो आवेश जो है पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है आवेश एक जो है संरक्षित क्वांटिटी है, एक जो कंजर्व क्वांटिटी है, साथ ही साथ कहा ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसे आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर किसी जो है सिस्टम पे जो बहुत सारे चार्ज से मिलकर से बना हुआ है, अगर टोटल आवेश कैलकुलेट करना है तो सबको आपको अलजेब्रिकली मतलब बीजगणितीय योगफल करना है। इसके बाद मैंने बताया बेटा आपको कूलाम का नियम। कूलाम का नियम था 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है F
यहाँ अगर Q1 Q2 कांस्टेंट है तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो बेटा F1 ओवर F2 इक्वल टू R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर। बताओ कैसा रहा? ठीक है, ये सब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होता है, तो F का वैल्यू इतना हो गया। इसके बाद मैंने बताया बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड F ओवर Q। Q क्या है आपका? टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश। यहाँ मैंने बता दिया, ऐसे कर दो, छोटा कर दो, इतना न्यूटन पर कूलम। ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो जो है यहीं से इसका जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस आया था। कोई भी आवेश Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो उसमें जो है विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव होगा, उसकी वैल्यू रहेगी F इक्वल टू QE। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे इंपोर्टेंट इस चैप्टर के बेटा दो टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस का नियम। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही केसेस में, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम और गॉस के नियम की एप्लीकेशन। बहुत आता है बेटा एग्जाम में। इसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहा कि सब जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश अगर बहुत छोटी डिस्टेंस 12 पे रखे हुए हैं तो उसमें विद्युत ध्रुवागुण होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका वैल्यू Q इंटू 12 होगा। ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन -Q से +Q की ओर होगा। ये कूलम मीटर, इसका SI मात्रक होगा। अब बात करते हैं, इसके बाद मैंने बताया इस जो है डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन के किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में, एक्सियल लाइन पे देखा तो मैंने देखा E एक्सियल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r क्यूब। ये बहुत छोटे डाइपोल के कारण है, r की वैल्यू जो है 2l के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसके बाद मैंने बताया बेटा इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय, तो मैंने देखा बेटा E इक्वेटोरियल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r क्यूब। यहां देखो एक जो डाइपोल हुआ r की वैल्यू दी होगी, t की वैल्यू आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी। 1 2 3 है, कोई से 2 दिए होंगे, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान सा। इसके बाद बताया मैंने कि अगर किसी डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे एक बल लागू टॉर्क का अनुभव होता है, उसका वैल्यू बेटा P sin थीटा बताया। इसमें मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो टॉर्क जो है 0 हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था। थीटा की वैल्यू 180 होगी तब भी टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, इसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूटन मीटर इसका SI मात्रक है। इसके बाद मैंने बताया आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन डाइपोल, एक किसी ध्रुव में स्थित विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र बताया बेटा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने जो है सीखा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स में बताया मैंने आपको बेटा फाई इक्वल टू E डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या अगर टोटल एरिया ये इस टाइप से आएगा, टोटल एरिया है तो ES है तो ES cos थीटा, इस टाइप से कर सकते हैं। थीटा E और S के बीच का जो है एंगल है। इसमें मैंने ये भी कहा कि एरिया वेक्टर अगर स्मॉल कोई प्लेन एरिया है तो उसे हम वेक्टर के लाइक ट्रीट करते हैं और उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, बाहर की ओर लंबवत होता है बेटा। इसका मैं बताया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका मात्रक बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसके साथ बताया वोल्ट मीटर। इसके बाद मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताया आपको गॉस का नियम। गॉस के नियम में मैंने आपसे कहा कि फाई की वैल्यू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी, जहां Q उस बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश है। इसके बाद बेटा मैंने आपको इससे संबंधित 3 जो है अनुप्रयोग बताए। पहला अनुप्रयोग बताया कि ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक समान रूप से आवेशित लंबे
लंबे लंबे कितना लंबे अनंत अनंत लंबाई के किसी तार के पास के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा लैम्डा को बोला मैंने रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलाम पर मीटर, इसका ऐसा ही मात्रक। इसके बाद बेटा मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक जो है अनंत लंबाई की समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र आया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व q ओवर a, मात्रक रहेगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये 12। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बताया किसी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल बॉडी के लिए, स्फीयर के लिए एक जो है एक समान रूप से आवेशित एक गोले, पतले गोले के लिए बाहर अंदर और उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने पृष्ठ पे देखा था कांस्टेंट वैल्यू थी q ओवर 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जहां r कैपिटल R उस सरफेस की रेडियस है ना। सरफेस पे देखा ये अंदर इनसाइड जो है 0 देखा और आउटसाइड बेटा आउटसाइड 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर ये देखा। सो थैंक्स गॉड, हाईलाइट इज फिनिश्ड। कैसा लगा बच्चों? तो जो है ये सारे सूत्र आपको हर चैप्टर में इसी टाइप से आपको सारे सूत्र करने, यही हमारी फिजिक्स का सबसे मेन है। मैं कह रहा हूँ इस हाईलाइट को रखो यार, पूरा मैच अपने आप सीखोगे। हर चीज जो कोई सी भी चीज आप देख लो इन्हीं जो है सूत्र की सहायता से होगी, है ना बच्चों। तो अगर ये सूत्र आपको याद हो जाए आप मुझे ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बाद मैं फौरन आपके लिए लेके आऊंगा एक बहुत ही धमाकेदार क्लास जिसमें रहेंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ एनसीईआरटी ने जो है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही एनसीईआरटी बुक हैं, दोनों ने ही एनसीईआरटी बुक को प्रेस्क्राइब कर रखा है, दोनों के आंकिक प्रश्न एक जैसे हैं। तो ये कॉमन सेशन रहेगा, एनसीईआरटी वाले यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों जो बच्चे यहाँ पे आंकिक प्रश्न का फायदा उठा सकते हैं। मैं इसमें जो है वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ जो है कभी ना कभी एग्जाम में आई हैं और जो जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप जो है एक काम आप जरूर कीजिए, एनसीईआरटी बुक से आप जो है पीछे की जो आंकिक प्रश्न हैं उन्हें आप हल कीजिए, एडिशनल प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए बेटा भी एग्जाम के लिए, वो सब उसमें तो हटा दी गई है। दूसरा जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है डिलीट भी किए गए हैं, उनकी मैं लिस्ट अभी जो है एक शॉर्ट बनाऊंगा वीडियो 15 मिनट का, उसमें मैं पीडीएफ फाइल जो है आपके लिए अपलोड भी करूंगा और साथ साथ जो भी जो है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के द्वारा जो कोर्स आपके लिए इस साल के लिए बनाया गया है उसी में जो है पूरा कोर्स आपका ओवरव्यू दूंगा कि इसमें कौन सा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उसके अनुसार आप जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।